कोरोना की दस्तक प्रदेश में 29 फरवरी को हुई। एक इटालियन पर्यटक संक्रमित मिला, जिसके बाद दूरदर्शिता दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मॉनिटरिंग की कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए 22 मार्च में देश भर में जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। इससे पहले देश के कई शहरों में कर्फ्यू या लॉकडाउन लग चुका था। गहलोत लगातार इस महामारी पर मॉनिटरिंग के साथ साथ अन्य प्रदेश के हाल पर भी निगाहें गड़ाए हुए थे। 21 मार्च की रात एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर सीएम अशोक गहलोत ने गृह विभाग से आदेश करवाया, जिसमें यह तय हुआ कि प्रदेश में 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा और इसी के साथ बना राजस्थान प्रदेश में सबसे पहला लॉकडाउन लगाने वाला प्रदेश। इमीडिएटली हम लोगों ने 19 मार्च को ही जो है धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू लगा दिया और सीमा जिले की हो या सिटी की हो वो सब सील कर दी गई। ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया, कोई मूवमेंट नहीं, रोडवेज का नहीं, रेलवे का पहले बंद हो चुका था, कॉमर्शियल प्राइवेट वाहन सब रोक लगा दी गई। और पॉजिटिव केसेज जो थे उसकी हम लोगों ने क्लस्टर मैपिंग करी, ये चिन्हित हो गए, उसके आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़े। ये अवसर था जिसमें एकता और सद्भावना का मैसेज भी दिया। हालांकि ये लंबा नहीं चल पाया, लेकिन लॉकडाउन की पहली तारीख से ही जनता ने सहयोग करना भी शुरू कर दिया। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। जानकारों का कहना है कि आजादी के बाद ऐसा नजारा पहली बार देखा गया। सड़कों पर केवल जरूरी सेवाओं के वाहन, मेडिकल, पैरामेडिकल और पुलिस के जवान ही दिखाई दे रहे थे। मोदी का जनता कर्फ्यू और गहलोत का लॉकडाउन ये भी परख रहा था कि जनता का रुख क्या रहता है, लेकिन जनता ने सहर्ष घरों में रहना स्वीकार कर लिया। प्रदेश में 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका था और चिंता की लकीरें हर आम नागरिक के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन कोरोना की जंग में जीतने का जुनून भी साफ नजर आ रहा था। यही वजह रही कि सरकारों के जैसे जैसे हुक्म मिले वैसे वैसे ही जनता से सहयोग किया। लॉकडाउन के दरमियान सरकार ने रोजाना के निर्णयों के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। इससे पहले 19 मार्च को कोरोना को देखते हुए मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई, जिसमें सभी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ को अलर्ट रहने और कोरोना मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 22 मार्च तक प्रदेश में 25 मरीज सामने आ चुके थे, जो कि सरकार और प्रदेश की जनता के लिए चिंता का विषय था। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, एक साल पीछे जाना चाहेंगे। हालांकि वो एक ऐसी स्थितियां बनी कि जो मुझे लगता है कि हर किसी को चौंकाने वाली, लेकिन एक चुनौती थी और लोगों में जज्बा भी पहले दिन दिखाई दे रहा था कि इस जंग को जीतना बहुत जरूरी है, चाहे हमें कितने भी सख्त कदमों का सामना करना पड़े। हम बात कर रहे हैं, देश में जनता कर्फ्यू था आज के दिन, लेकिन राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जहां 22 मार्च से संपूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया गया था। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे राज्य था जहां पे कई शहरों में लगाया हुआ था। शायद जब तक देश में लॉकडाउन लगा था तब तक 76 सिटीज में उस वक्त लॉकडाउन लग चुका था। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 तारीख की रात को ही ट्विटर के जरिए एक मैसेज दिया, मीडिया को इन्फॉर्म किया कि 22 तारीख से लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि उस दिन जनता कर्फ्यू का भी सामना कर रही थी। तमाम स्थितियां, चुनौतियां अलग थी। मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, मीडिया, इनको केवल छूट थी जिन्हें कोरोना वॉरियर के रूप में भी बताया गया। लेकिन एक साल से हमने सीखा क्या? हर घटना एक लेसन देती है, हर आपका फेलियर एक लेसन देता है। हम कहते हैं कि एक ठोकर लगती है तो भी हमें संभलने के लिए एक सूचना देती है, वो इंटीमेट करती है, हम एक लेसन देती है। लेकिन हम क्या वास्तव में उस ओर बढ़ पा रहे हैं? एक तकलीफ है, एक महामारी है, केवल राजस्थान की बात नहीं है, दुनिया इसकी चपेट में है। और अभी भी घबराने की जरूरत तो नहीं, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त डॉक्टर PR गुप्ता साहब हैं, जो राजस्थान CM एडवाइजरी कमेटी है कोविड को लेके, उसके सदस्य भी हैं। कांग्रेस से अरुण शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी साहब हमारे साथ हैं, 40 से हमारे साथ पंकज गुप्ता जी जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक साल पहले के अगर हम उस दृश्य को देखते हैं, सड़कों पे सन्नाटा दिखते थे, तो ये मानिए कि कुछ मीडिया के लोग, मेडिकल स्टाफ और पुलिस वाले, उस दिन कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम दुनिया की तस्वीर देख चुके थे कि किस तरह से लाशों के ढेर और कैसे लोग तकलीफ में हैं। उसका सबक लिया हमने और एक साथ सबने बंद करने का निर्णय भी लिया। लेकिन आज हम किस स्थिति में, उससे कितना समझ पा रहे हैं? देखिए, एक साल पहले जो स्थिति थी, उस समय भारतवर्ष इस बीमारी से लड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, मेडिकल स्टाफ को यूज करने के लिए PPE किट, सैनिटाइजर्स, सबकी कमी थी। और इवन जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनकी कमी भी थी, और वो इक्विप भी नहीं थे इस बीमारी से लड़ने के लिए। इसलिए उस समय इस भयानक निर्णय पे हमें जाना पड़ा, जो सर्वथा उचित था। नतीजा ये हुआ कि जो 2-3 महीने लॉकडाउन के थे, संपूर्ण लॉकडाउन के थे, उसमें जनता को इस बीमारी को समझने का मौका भी मिला, जनता ने सहयोग भी बहुत किया। और उस दौरान हमारे डॉक्टर्स इस बीमारी को समझ पाए, हमारे जो हॉस्पिटल्स थे वो इक्विप हो पाए, PPE किट्स का उत्पादन हमारे देश में किया। और एक आज हालत यह है कि हम संपूर्ण रूप से इस बीमारी को लड़ने में सक्षम हैं, और न केवल हमारे देश की आपूर्ति हम कर रहे हैं, कई देशों को हम निर्यात भी कर रहे हैं। ये तो हुई उस समय की कि क्यों उचित था या नहीं जी। अच्छा, उसमें आम जनता ने इस बीमारी से लड़ने के तरीके सीखे और उसको प्रभावी तरीके से ऑब्जर्व भी किया। कुछ पुलिस का डर भी इतना तगड़ा था, तो इसलिए उस समय हम इस बीमारी पे नियंत्रण रख पाए। लेकिन आज क्या हो गया कि एक तो जो है वो पैंडेमिक फटीग जिसे मैं बोलूंगा, कि लोग उगता गए हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी छूट मिलती है और वो कोरोना गाइडलाइंस को भूल जाते हैं। जी। दूसरा, कुछ उच्छृंखल तत्व है जो किसी भी गाइडलाइन को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। तो इस वजह से आज हम दोबारा उस मुकाम पे खड़े हैं कि आज हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बीमारी से लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन ये बीमारी दोबारा अपना मुंह बाए हमारे सामने खड़ी है, और आज हम दूसरी लहर के चक्कर में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, वापस आ रहा हूं आपके पास में, एक बार वापस लौटूंगा। मेरा एक सवाल भी होगा, मैं जब वापस लौटूंगा, कि दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क तो वैसे हमेशा ही रहना चाहिए, लेकिन मैं वापस लौटूंगा। मैं एक बार पंकज गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, सुन पा रहे हैं मुझे?
आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है पंकज जी। जी 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 पंकज जी, यहाँ सवाल यह है कि देखिए, एक साल पीछे हम जाएंगे तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा भी है, और निश्चित रूप से जीवन के यादगार वो दिन भी रहेंगे कि चाहे जैसी परिस्थितियां रही हों। और मैं पहले से भी कहता हूं कि हर परिस्थिति हमें एक सबक देती है, और खासकर जिसमें नेगेटिविटी होती है, या फिर ये कहें कि जहां हमारा फेलियर होता है, वो भी हमें सिखाता है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, बिना किसी संसाधन के सामने युद्ध की भूमिका में कोई शत्रु खड़ा हो, तो कोरोना उसी स्थिति में था, लेकिन फिर भी हमने जंग जीती। यहाँ अभी की जो स्थितियां हैं, नाइट कर्फ्यू शुरू कर चुकी है सरकार। एक साल पहले के जो हालात हैं, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, अभी कुछ किसी तरह का डर सता रहा है कि हम लॉकडाउन को फेस करने के लिए कितने सक्षम हैं, या फिर उन परिस्थितियों से हम कुछ सीख पाए। देखिए योगेंद्र जी, अगर मैं व्यापारी वर्ग के हिसाब से बात करूं तो व्यापार एक बार दोबारा पटरी पे आया है। हालत कुछ सामान्य होने लगी है, लेकिन अगर दोबारा लॉकडाउन होता है तो जो इंडस्ट्रीज थोड़ा बहुत भी रिवाइव कर रही थी वो वापस उस स्टेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम पिछले साल भर में आज व्यापार उद्योग के लिए कई इंडस्ट्रीज में तो ये स्थिति देख चुके हैं कि हम पिछले 10 साल पीछे पहुंच चुके हैं, या कई इंडस्ट्रीज तो जो MSMEs हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। कुछ इंडस्ट्रीज तो अभी भी उभरने की स्थिति में नहीं है। अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूं, पर्यटन इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि फिजिकली प्रेजेंस पर्यटन जाएगा ही नहीं, पर्यटन कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री में भी कोई बहुत ज्यादा अभी मैं कहूँ तो उठान नहीं है। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, वहां पर व्यापार की स्थिति लगभग मैं कहूँगा 50-60% तक डाउन है। FMCG और जो फूड इंडस्ट्री है, जो रेगुलर जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो वो इंडस्ट्रीज फिर भी रिवाइव कर गई, वो इंडस्ट्री रेगुलर थी। तो आज अगर व्यापारी को वापस लॉकडाउन झेलना पड़ता है तो मैं मान के चलूंगा कि अब हम उस स्थिति के लिए तैयार नहीं है, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जी बिल्कुल, वापस लौटूंगा। अरुण जी, एक साल पहले मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया 19 तारीख की रात को, लेकिन 21 की रात को अशोक गहलोत साहब ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर डाली। और उस समय की सरकारों पे जनता को यकीन भी था कि बिल्कुल जो सरकार चाह रही है वो हमारे भले के लिए चाह रही है, और जो कुछ है उसमें सबने सहयोग भी किया। धीरे धीरे सब्र टूटता चला गया है, जनता का भी और राजनीतिक दलों का भी। लेकिन अगर एक साल से हम कुछ लें तो किसी तरह का हम लेसन ले पा रहे हैं? जी योगेंद्र, ये वो सालगिरह है जो हम कभी भी दोबारा नहीं मनाना चाहते, और मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे नहीं कहना चाहते। वास्तव में बहुत दर्दनाक एक साल हमने गुजारा है, और सच पूछें तो हम थोड़ा थोड़ा सब ही मर गए हैं पिछले साल। एक अंश हमारा अंदर से मर गया है। कुछ लोगों ने अपने फ्रेंड्स खोए हैं, कुछ ने रिश्तेदार खोए हैं, और काफी खौफनाक मंजर हमने देखे हैं जब पूरा वो मजदूरों का पलायन पूरे देश में, लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए हमने देखे। फिर जैसे ट्रकों में घुस के वो पहुंचे, ट्रेन नहीं चल रही थी, फिर ट्रेन बड़ी मुश्किल से चलना शुरू हुई इनके लिए, मजदूरों के लिए। फिर उसमें झगड़ा था, किराया कौन देगा, मजदूर देगा, राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, ये सब भी हमने देखा इस दौरान। और गाड़ियां चली भी तो बंबई से केरल जाने वाली गाड़ी उड़ीसा पहुंच गई, और उड़ीसा जिसको जाना था वो केरल पहुंच गया। ये सब भी हुआ, लेकिन कुल मिला के बहुत, जो आज भी हम अपने आप को थोड़ा सा जीतता हुआ या दुनिया की नजर में बेटर देखते हैं, उसमें मैं सलाम करना चाहता हूं भारतीय जीवटता का। जो हमारा आम आदमी है उसकी जो सहने की शक्ति है, उसको आप क्षमता भी कह सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें, वो हर चीज सहन करता है। पूरे एक साल में माफ कीजिए, मैं भी एक राजनीतिक दल से संबद्ध हूँ। पूरे इस साल में राजनीति एक बार भी विश्राम में नहीं आई है। आप नोट करेंगे, इलेक्शन यथावत रहे, लाखों की रैलियां हुई, चुनाव हुए, सरकारें गिराई गई, गिराने के प्रयास किए गए, ये सब इस कोरोना काल में बाकायदा चलता रहा निर्बाध रूप से। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आम भारतीय जनता की जीवटता है, उसकी जो संघर्ष करने की क्षमता है,
उसकी वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। नो डाउट अबाउट इट, सरकारों ने सपोर्ट किया है, दे आर एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम। अगर अच्छा दृढ़ शक्ति हो तो काफी मदद मिलती है, लेकिन सभी जनता का भी सहयोग मिला। एक बार फिर वो डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, मैं उस बात पे आता हूँ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दुर्भाग्य से ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और 7 दिन में पिक्चर बिल्कुल बदल जाने का पोटेंशियल रखती है ये बीमारी। अभी पिछले 2 महीनों से काफी राहत सी महसूस कर रहे थे हम। आप देख रहे हैं कि इसकी रफ्तार फिर पकड़ने लगी है और ऐसे में असावधानी काफी महंगा सौदा होगा, क्योंकि बिल्कुल। अरुण जी, वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस लौटूंगा, मैं आशीष जी के पास जाना चाहूंगा। आशीष जी सुन पा रहे हैं? जी योगेंद्र जी। जी, 1 साल का सफर हमने तय किया है और ये बात सही कह रहे हैं अरुण जी की कोई भी नहीं कहना चाहेगा मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये कोई भी नहीं बोलेगा, हम तो इसे बरसी कहेंगे कि लॉकडाउन की बरसी है ये। और खैर, लेकिन जो भी घटना है उससे हम सीखते भी हैं। मैं बहुत सारी चीजें, लोगों ने ये भी देखा कि अगर ऐसा हो तो हम कैसे जीवन जी सकते हैं, अगर हमारे पास में संसाधन है तो कैसे हम चला सकते हैं। अचानक अगर ऐसी स्थितियां, ये मुझे लगता है कि सीखने के बहुत कुछ मिला, अगर कोई सीखना चाहता है तो। बाकी तो दुनिया अपनी मर्जी से है। लेकिन मैं बात बीजेपी के पार्ट पे करना चाहूंगा कि हम कुछ समझ पाए पूरे 1 साल के अंदर कि हाँ बिल्कुल ही हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, चुनौती थी, आपदा में अवसर भी तलाशे हमने। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, अगर हम जब ये बीमारी आई थी तो ऐसी बातें कही गई कि 1920 के बाद 100 साल बाद ऐसी महामारी आ रही है और इस तरह की महामारी भारत जैसे देश के लिए ही बनी होती है। और लोगों ने अपने आकलन किए कि भारत वो देश होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग पाए जाएंगे और सबसे ज़्यादा मौतें होंगी। ऐसा आकलन लोगों ने किया। ऐसे कई आर्टिकल्स भी आपने देखे होंगे। और जैसे मैं अभी डॉक्टर साहब को सुन रहा था तो देखिए कि मोदी जी ने जब पहला लॉकडाउन लगाया था तो उनका एक नारा था कि जान है तो जहान है। और उसका कारण ये था कि जैसे डॉक्टर साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे कि देश तैयार नहीं था महामारी को लड़ने के लिए। अगर हम अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पीपी किट्स की बात करें, सैनिटाइजर्स की बात करें, मास्क की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, वेंटिलेटर्स की बात करें, मेडिकल स्टाफ की बात करें, तो शायद देश उस महामारी को उस स्तर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं था जितना देश 2 महीने बाद उसके बाद हुआ। और निश्चित रूप से कई लोगों को उसमें परेशानी भी हुई। आपने देखा फिर जून में एक नया नारा दिया गया कि जान भी और जहान भी। जब हमने इन सब चीज़ों की तैयारी कर ली, जब हमने पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया कि लोगों के लिए बेड्स मिल जाएं, हालांकि हमने वो मंजर भी देखा है जयपुर में जब आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे फुल थे और इवन ब्लैक मार्केटिंग तक हो रही थी। लेकिन निश्चित रूप से आज उससे तो हम काफ़ी सुधरी हुई स्थिति में हैं। लेकिन पिछले जो 1 महीने से आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित रूप से डराने वाले वापस हैं, क्योंकि मैं आंकड़ों को देख रहा था तो 1 महीने पहले जब हमारे एक्टिव केसेस मात्र 1200 थे, वो आज बढ़कर के 3600 करीब पहुंच चुके हैं। डेली केसेस जो 100 से नीचे आने लगे थे वो 500 के करीब पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको अभी यहाँ पे राजनीति नहीं करनी है। मैं काफ़ी बातों का जवाब दे सकता हूँ लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे लड़ना हमको कोरोना से है। ना कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना है, ना बीजेपी को कांग्रेस से लड़ना है। और जैसा मैं अभी 40 के प्रतिनिधि को सुन रहा था तो मुझे लगता है कि जब हमारा एक नया नारा आ गया कि जान भी जहान भी, तो मुझे लगता है कि व्यापार अब जैसा आप बता रहे हैं कि टूरिस्ट इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हुई है, तो निश्चित रूप से जो लोगों का आवागमन नहीं होगा, ट्रेवल नहीं होगा, तो ये तो प्रभावित रहेगी। लेकिन बाकी जो उद्योग है मुझे लगता है वो निश्चित रूप से चलते रहेंगे, क्योंकि अब हमको इसी में सीखना पड़ेगा। और देखिए काफ़ी मैं इसमें पढ़ रहा था तो ऐसे से मतलब ये जो एक न्यू नॉर्मल जो होता है ना, हमको जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। ये तो डॉक्टर साहब बेटर बता पाएंगे कि ये महामारी निश्चित रूप से कब समाप्त होगी, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक लंबे चलने वाला खेल है अभी, जिसके लिए हमको तैयार रहना है, सतर्क रहना है, और जो सतर्क रहेगा वही सिकंदर होगा। तो जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो 2 गज दूरी रखें, मास्क है जरूरी रखें, और दवाई आने के बाद भी हुआ क्या था कि एक नारा दिया गया था कि दवाई, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब उसको भी हमने परिवर्तित कर दिया है कि दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई आने के उपरांत भी निश्चित रूप से हमको कड़ाई बनाए रखनी है, क्योंकि दवाई की जो एप्लीकेबिलिटी है उसमें तरह तरह की बातें आ रही है कि साहब ये 6 महीने तक इफेक्टिव रहेगी, 8 महीने तक इफेक्टिव रहेगी, क्या ये महामारी मौसमी बीमारी का रूप लेगी।
इस पे तो डॉक्टर साहब बेटर बता पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो भीड़ में जाने से बचना चाहिए, और जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स के हैं उनकी बातों को अक्षरशः लेना चाहिए। योगेंद्र जी, मेरी तरफ से तो मुझे अभी इतना ही कहना है। जी और बाकी जहां तक बात है, तो देखिए कि सभी सरकारों ने इसमें ठीक काम किया है जितना उनसे संभव हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद देश इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और एक बहुत सुखद स्थिति जब हम देखते हैं कोरोना संक्रमण की आफत जब दुनिया में दहशत मचा रही थी, तब देश के प्रधान सेवक ने इससे जंग लड़ने की तैयारी भी कर ली थी। तैयारी ऐसी कि देश की जनता को इस लड़ाई में अगुवाई का आह्वान किया, और फिर क्या था, हिंदुस्तान की जनता ने दिलो जान से साथ भी दिया। देशव्यापी लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को एक दिन के जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, और इस कर्फ्यू को जनता के हवाले ही किया। 22 मार्च 2020 का वो दिन इतिहास रचने वाला था, जिसमें पहली बार लगा कि कर्फ्यू की तस्वीरें कुछ ऐसी भी हो सकती हैं। जनता कर्फ्यू के आह्वान को लेकर 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संबोधन दिया था, आप भी सुनिए। प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा
खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। अक्सर कर्फ्यू तो देश में कई बार लगे हैं, लेकिन जनता कर्फ्यू की तस्वीर कुछ चौंकाने वाली ज्यादा थी। सड़कें सूनी थीं, बाजार बंद थे, ऑफिसों पर ताले थे। रोजमर्रा का काम करने वालों ने भी घर पर रहकर जनता कर्फ्यू को समर्थन दिया। सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह से जनता कर्फ्यू की पूरी तरह से पालना हुई और फिर प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना योद्धाओं का ताली, थाली, घंटी और शंख बजाकर मोटिवेट भी उन्हें किया गया और जनता ने कोरोना की जंग में 2-2 हाथ करने की भी इसी दिन से ठान ली थी। वैसे मंडी में ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है कि लोग बाग ऐसा कर रहे हैं कि भाई अपन ज्यादा खरीद लें, क्या 10 दिन का सामान खरीद लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जनता में आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, मुंबई से प्रतीक मारू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बबलू शुक्ला जी रांची झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं प्रतीक सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि महाराष्ट्र इस वक्त वापस से आ रहा है और मैं एक अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि मुंबई में ये कहा गया कि वो स्थितियां अभी नहीं है, केसेस 2500 के आसपास आ रहे हैं, हम 6000 लोगों की व्यवस्था करने में अभी सक्षम है, तो वो खतरा नहीं है अभी। लेकिन आम जनता का क्या कहना है वापस से इस स्थिति से निपटने के लिए? लोग मानसिक रूप से तैयार हैं या फिर एक बार वापस से चाहते हैं कि कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी कुछ चीज लगे? जहाँ तक लोगों का सवाल है योगेंद्र जी, ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल किसी को ऐसा नहीं चाहिए कि लॉकडाउन हो जाए, बिकॉज अगर बाहर हम जाए और बाहर देखें तो पीपल नॉर्मल जैसे पहले घूमते थे वैसे ही घूम रहे हैं। भीड़ जितनी पहले थी उतनी ही है, ट्रैफिक इनफैक्ट और बढ़ गया है बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ तक बाहर लोगों का सवाल है, ऐसा लगता नहीं है कि उनको लॉकडाउन की ऐसा जरूरत है या कोई कर्फ्यू की जरूरत है, बट लेकिन कर देना चाहिए बिकॉज केसेस आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। मतलब अभी हमारे लिए बहुत, हम यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो बहुत नॉर्मल बात है कि आजू बाजू काफी सारे कोविड केसेस है, बट फंक्शनिंग एकदम नॉर्मल है जैसे पहले थी वैसे आज है। तो कोई डिफरेंस ऐसा लगता नहीं है और महसूस नहीं होता है अभी के सिचुएशन के हिसाब से तो। बट हाँ, हम भी चाहते हैं, मुंबई में पब्लिक क्या चाहती है अभी? पब्लिक ऐसा लगता है कि अभी तक तो नहीं चाहती है कि भाई हो जाए ऐसा लॉकडाउन लगाया है या कर्फ्यू लगाया जाए, बिकॉज ऐसा बाहर अगर आप जाए तो देख के लगता नहीं है कि पीपल वांट कि लॉकडाउन और कर्फ्यू, एकदम नॉर्मल फंक्शनिंग है। कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि बाहर जाओ तो कोविड नाम की कोई चीज भी है। काफी लोग मास्क नहीं पहनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बट लेकिन पब्लिक का तो ये व्यू है अभी तक के हिसाब से कि नहीं हो तो ही बढ़िया, बिकॉज समवेयर सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कोविड जैसी चीज है यहाँ पे। अभी यहाँ पे लोगों की सोच ऐसे हो गई है कि हाँ कि अगर हमें होगा तो होके निकल जाएगा, ये वाली बातें अभी एट प्रेजेंट ज्यादा है। जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। दूसरी लहर की बात की जा रही है और दूसरी लहर के साथ 2 बातें आ रही हैं। मैं भी देख रहा था कहीं पे कि डेनमार्क के एक रिसर्च है, उसमें ये भी कहा गया है कि दूसरी लहर उन लोगों को इफेक्टिव नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी कोविड से बाहर निकल गए हैं। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि जिनको दूसरी लहर अगर जिसकी चपेट में कोई आ रहा है तो सीधा हॉस्पिटल भी जा रहा है। तो यहाँ क्या कोई डराने वाली बात है या फिर ये कहें कि सजग रहने की तो आवश्यकता निश्चित रूप से होगी ही? इस लहर से कितना डरना है हमें? देखिए, जहां तक डर वाली बात है, मेरे अनुसार लहर है,
और उससे हमको डरना जरूर चाहिए। लेकिन दूसरी लहर में एक सबसे जो अच्छी बात होने वाली है वो यह है कि ये कितनी भी भयानक दूसरी लहर आए, मृत्यु दर निश्चित तौर पर कम होगी। सफरिंग तो होगी लेकिन मृत्यु दर नहीं होगी, क्योंकि आज हम इतने सक्षम हो गए हैं कोरोना का इलाज करने में कि वो जो दौर था मृत्यु का, लाशों के ढेर लग रहे थे, वो दौर अब नहीं आएगा। लेकिन दूसरी लहर यदि आती है तो जैसे कि हमारे व्यापार भाइयों को डर है, कहीं थोड़ा बहुत भी यदि कर्फ्यू या लॉकडाउन लगता है तो जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां जो पटरी पे आई थी, वापस उसको बेपटरी होने का डर है। बिल्कुल। मेडिकली यह है कि मतलब हम उसको बेटर इक्विप कर पाएंगे, लेकिन दूसरी लहर जो आएगी उसका मुख्य कारण है कि लोगों में जो कोरोना से सफर होने का डर था वो खत्म हो गया, और जो एक पैंडेमिक फटीग था, उगता गए थे लोग घर बैठे बैठे। और इसके अलावा भी जो लोग जो एरियाज इस बीमारी से छूट गए थे, उन एरियाज को ये बीमारी ढूंढ ढूंढ के निकालेगी, उनमें ज्यादा प्रभाव होगा। जैसे जो कस्बे हैं जिनमें कि ये बीमारी नहीं आ पाई थी, वहां ये लहर जरूर पहुंचेगी। इसलिए हमें संपूर्ण रूप से इस लहर को रोकने के लिए जो कोरोना गाइडलाइंस है, कोरोना प्रिवेंटिव गाइडलाइंस है, शादियों में जी भोज तक मैं वापस जी जी तो जी उन डॉक्टर सबको होगा। और राजनीतिक रैलियां हैं उन पे भी अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है लेकिन लोगों की सफरिंग, पब्लिक सफरिंग अपनी जगह। बिल्कुल। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। ये एक बड़ा सवाल होता है कि नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, कुछ जगह लॉकडाउन भी लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू बहुत ज्यादा लोग इफेक्टिव नहीं बता रहे कि या तो ऐसा कुछ टाइम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि नाइट कर्फ्यू आप लगाइए चाहे मत लगाइए, क्राउड को कैसे रोका जाए ताकि एक जगह पे लोग खड़े ना रहें। लापरवाही को कैसे रोक सकते हैं कि मास्क नहीं है लोगों के पास में, कहीं पे भी आप देख लीजिए झुंड के झुंड जा रहे हैं। और पॉलिटिकल रैलीज की बात है, ठीक बात है कि चुनाव है, चुनाव भी किसी जंग से कम नहीं है, लेकिन वहां थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी के सामने हजारों की रैली में लोग आ रहे हैं सामने, मास्क नहीं है, तो फिर हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है। हम एक बात भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सामने जो मेरे बहन भाई बैठे हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, या स्टेज पे मेरे दाएं बाएं जो नेता बैठे हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है। ये किसी के मुंह से नहीं निकल पाता है, तो हम क्या जनता से क्या उम्मीद करेंगे? योगेंद्र जी, अभी आपने दो बातें कही है। एक तो आपने नाइट कर्फ्यू की बात करी है, तो नाइट कर्फ्यू को लेकर के तो आवाज आ रही है योगेंद्र जी आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। तो योगेंद्र जी, जहाँ तक नाइट कर्फ्यू और वीकेंड के लॉकडाउन की बात है, तो इसको लेकर के केंद्र ने जो अभी महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा है उसका यही सार है कि बेसिकली केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि नाइट कर्फ्यू और जो वीकेंड लॉकडाउन्स हैं ये बीमारी को कंटेन करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स नहीं हैं। जो इफेक्टिव मेजर्स है वो यही हैं कि आप बेसिकली ट्रेसिंग करें, कंटेनमेंट जोन बनाएं, उसका कैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट करें, और जो कोविड प्रोटोकॉल है उनकी पालना करवाएं। तो मुझे लगता है इसका तो एक नाइट कर्फ्यू का तो एक मैसेज देना होता है। जैसे अब नाइट कर्फ्यू राजस्थान में लगा है, तो जैसे आज हेडलाइन चल रही है कि राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। इसका मतलब लोगों में एक मैसेज देना है कि कोरोना वापस फैल रहा है, तो आप भीड़ भाड़ भरे इलाकों में जाने से बचें, जो सोशल गैदरिंग है उसको अवॉइड करें। और मुझे लगता है ये एक मैसेज देना है ताकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर आप जनता के दिमाग में बैठे कि कोरोना वापस से अपने पांव पसार रहा है। जहां तक आप बात राजनीतिक रैलियों की कर रहे हैं, तो देखिए योगेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी नियम बन रहे हैं, अगर सोशल गैदरिंग के नियम है कि आप 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, या किसी राज्य में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मैरिज में भी आपने एक लिमिटेशन रख रखी है, तो मुझे लगता है सरकारों को जो पॉलिटिकल गैदरिंग है उस पर भी नियम बनाना चाहिए और नियम की पालना करवाना चाहिए। अब जो भी नियम बने, मतलब इससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई रिबेट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब कोरोना है वो आप पॉलिटिकल पार्टी को भी कोई अपनी चपेट में लेने से कोई रिबेट नहीं दे रहा है। हमने देखा है कि जब कोरोना ने लोगों को चपेट में लिया है, तो चाहे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे आम जनता हो, उसने सभी को व्यापक रूप से अपना असर दिखाया है।
तो मुझे लगता है इसमें सरकार को थोड़ा स्पेशल गाइडलाइन बनानी चाहिए और जहां जहां की जो राज्य सरकारें जहां के चुनाव हो रहे हैं उनको उन नियमों की पालना करवानी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और बड़ा सवाल भी होता है क्योंकि जनता के बीच चर्चा होती है कि हजारों लोग बैठे हुए हैं सामने और नेता बोल नहीं रहे हैं कि ये अच्छा नहीं लगा कि आप लोगों के फेस में मास्क नहीं है। कुछ भी हो, चाहे जान की कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, लेकिन वोट चाहिए और चाहिए वोट, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक गाइडलाइन होनी चाहिए। हम जनता से उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ करे आप, लेकिन अगर उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो फॉलो अप करें और निश्चित रूप से अगर फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर साहब ने सही कहा कि डर वहां सताता है कि हमारी लापरवाहों की यहाँ बहुत भीड़ है। लोग लापरवाही करते हैं तो डर केवल उन्हीं के लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए भी डर की बात है कि ये कहाँ लेके जाएंगे देश को, राज्य को, वहां डर लगता है। बबलू जी आपका ये जहां आप बैठे हैं वहां से आप कांस्टेंट रहिए, आप हिल बहुत रहे हैं, तो मेरा सवाल आप ही सही है कि राजनीतिक दलों से भी उम्मीद की जाती है कि रैलियां इतनी जबरदस्त हो रही हैं, भीड़ आ रही है, पब्लिक से हम उम्मीद करते हैं कि स्टेज से कोई नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी हो, या कोई दूसरे लोग हो, राज्यों के मुख्यमंत्री, कोई नहीं कहता कि इतने धरने में आप लोग आए हो या रैली में आप आए हो, फेस में मास्क लगा के क्यों नहीं आए, डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन बस हमारा जो एजेंडा है वो सफल होना चाहिए। फिर कैसे रुकेगा कोरोना? बबलू जी अनम्यूट करें, आपके सिस्टम को म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करिए एक बार उसे। आपके यहां से आवाज नहीं आ रही है बबलू जी। मैं जब तक प्रतीक के पास में जाना चाहूंगा। प्रतीक, आप एक युवा हैं, व्यापारी हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं जिन लोगों के हुक्म से हम चल रहे हैं, जो लोग कम है, नियम कायदे बना रहे हैं, उन लोगों से भी कुछ अपेक्षा की जा सकती है? अपेक्षा तो डेफिनेटली है, रहती है, बट एट द सेम टाइम सेफ्टी का भी ध्यान रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अपेक्षा होता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि if something is to be believed कि भाई गवर्नमेंट से हमें क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स उम्मीदें तो है ही है, बट लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं चाहते हैं कि किसी लाइफ डेंजर में हो या कुछ हो, तो ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस लेने वाली बात है। वापस आऊंगा आपके पास में, मैं बबलू जी के पास एक बार वापस जाना चाहूंगा। रांची झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के नेता हैं बबलू शुक्ला। बबलू जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बबलू जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? बबलू शुक्ला जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी आ रही है, नमस्कार। नमस्ते बबलू जी, स्वागत है आपका जन टीवी में। हम जो चाह रहे हैं कि जनता कर्फ्यू का 1 साल है आज, और उस दरमियान बहुत सारी जगह पे नाइट कर्फ्यू लग चुके थे, लेकिन पूरे देश में जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 से लगा। हमने बहुत कुछ सीखा भी है। अभी हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी एक उम्मीद और अपेक्षा है राजनीतिक दलों से भी कि आप लोग दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल कब समझेंगे कि इतनी भीड़ नहीं जुटाएं, उसका ध्यान रखें, कोविड रूल्स हैं उनका पालन करें, एक प्रोटोकॉल जो बना है उसे फॉलो करना है। जी जैसा आपको मालूम है और देश में जो राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हालात देश में कोरोना को लेके जो हालात पैदा किए गए और जिन लोगों ने नियम कानून बनाए, आज उन्हीं लोगों के द्वारा उन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी से लेके देश के गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री की जो स्थिति आप देख रहे हैं, बड़े बड़े जो समारोह आयोजन किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता के साथ एक मजाक है। जिन्होंने कानून बनाया उन्हीं के द्वारा उन कानूनों का जो खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। अब ये मैं आपसे और देश की जनता से ये बताना चाहूंगा कि जो स्थितियां जिन लोगों ने जो एक माहौल बनाए, उस माहौल को में जो स्थितियां पैदा हुई, कानून बनाए गए और आज जो स्थिति है आप देख रहे हैं जिसपे हम चर्चा करने बैठे हैं, निश्चित रूप से एक दुखद पहलू है। जी, लेकिन हमने कुछ समझा, 1 साल का वक्त हमने निकाल दिया, इससे कुछ सबक भी लिया राजनीतिक दलों ने कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने देश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बखूबी जो देश में अभी शासन करने वाले लोग हैं, मैं राजनीतिक दल का नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिन्होंने कानून बनाए और जनता के हित की बात को ध्यान में रख के जो कानून बनाए गए,
उसको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा होगा। जो कोरोना काल में जो जितनी समस्याएं देश की जनता के सामने आई, हमने बखूबी उन जनता के साथ उसको मिलके उसको ज्यादा से ज्यादा उनके दुख दर्द को हरने का काम किया, उनके दुख में खड़ा रहने के काम किया। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भी नियम कानून बनाए गए उनको पालन करने का काम किया और पालन करवाने का काम किया। हमारे तरफ से न वैसी कोई रैली में वैसी भीड़ें लाई गई, न कोई ऐसे वैसे कानूनों का उल्लंघन करने का कोई बहुत ज्यादा कोई मामला आया। तो आप निश्चित रूप से इसका आकलन कर सकते हैं। हम तो आपके ऊपर छोड़ते हैं और देश की जनता के ऊपर छोड़ते हैं। जी, आशीष चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच। जी आशीष जी। योगेंद्र जी, जैसा अभी पहले वाले वक्त अरुण जी कह रहे थे कि राजनीति पर विराम नहीं लगा कोरोना काल में, तो मुझे लगता है बबलू जी ने इस बात को बिल्कुल यथार्थ लिया है कि उनको हर जगह पे राजनीति करनी है। अभी ये उदाहरण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी की रैलियों का। अभी केरल में चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी जी वहां पे जा रहे हैं, आसाम में चल रहा है, प्रियंका जी वहां पे जा रही है, सभाएं कर रही है, रोड शो कर रहे हैं, स्टालिन कर रहे हैं और ये अपने आप को और ये अपने आप को ऐसा पवित्र मान रहे हैं कि ये पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स का नियम जो है ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। इनको पहले अपना भी आत्मावलोकन कर लेना चाहिए और मुझे लगता है थोड़ा सा हमको राजनीतिक दल को थोड़ी लिबर्टी भी देनी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये सब चीजें करनी पड़ेगी, रोड शो भी करने पड़ेंगे, सभाएं भी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो राज्य सरकारें हैं जहाँ पे चुनाव होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक नई गाइडलाइन बनाएं और उसकी पालना सभी राजनीतिक दल करें। मेरा इतना ही सबमिशन है। जी बबलू जी, केवल एक पार्टी पे आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, उनके तमाम मंत्री कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, वो भी मंत्रिमंडल के सदस्य ही हैं। मैं तो एक बात कहूंगा कि कोई पार्टी जिसका जैसे दाव लग रहा है कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। वो देखते हैं कि तो ऐलान जंग है और इसमें अगर अपने पास में जो कुछ है, हुनर समझिए या फिर आपके पास में जो अस्त्र शस्त्र है, अगर उनको समय पे उपयोग नहीं लिया तो फिर हम फेल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दूसरी बातें हैं, आपको दोहरी जंग जीतनी है। आप एक तरफ इलेक्शन को भी फाइट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना से भी फाइटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ दो चीजों को लेकर के ध्यान रखना होगा। और प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जान है तो जहान है, तो फिर हम ऐसे बेफिक्र क्यों हो रहे हैं? देखिए जी, हमारी बात को आप अन्यथा नहीं लें। मैंने एक उदाहरण के रूप में जो बातें कही है, एक उसका मैं एक आप राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्थान में काम किया, और आप तो बिल्कुल राजस्थान से के नजदीक के लोग हैं, आपने बहुत नजदीक से इन सब चीजों को देखा होगा। और वो पूरे देश में राजस्थान मॉडल बना। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को या केंद्रीय मंत्रियों को या मुख्यमंत्रियों को या राजनीतिक दलों को रैलियां नहीं करनी चाहिए, लोगों के बीच में नहीं चाहिए, जनता के सवालों का के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि इन सब सारी चीजों को करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो कोरोना में नियम बनाए गए और भारत सरकार के जो जिम्मेवार लोग हैं, जो सरकार में शामिल हैं, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा अगर ऐसी कोई चीजें की जाए तो ये बहुत दुखद। मैं उन बिंदुओं पे आना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हो, देश को चलाने का गृह मंत्रालय के जिम्मे सारी व्यवस्थाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का। तो इन लोगों के द्वारा अगर ऐसे कोई काम किए जाए, अच्छे काम को तो सब लोग आकलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कहीं कोई अच्छा काम की होगी तो निश्चित रूप से उसका जनता ने उसको स्वीकारा होगा। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ ना, मुझे जो मैं जो जिन बातों को बिंदुओं का आकलन कर रहा हूँ, उसमें ये लगता है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें या ऐसे कारनामे नहीं होने चाहिए जिससे कि कोरोना को फैलने में या कोरोना की महामारी को रोकने में हम कामयाब नहीं हो सके। जी डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। यस, मैं एक्चुअली बोलना भी चाह रहा था जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी आज इस बात से अछूती नहीं है कि उनकी सभाओं में कोरोना गाइडलाइंस का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है। मेरा निवेदन यह है कि राजनीतिक पार्टियां खुद अपनी गाइडलाइन बनाएं। पहले एक नुक्कड़ सभा ऐसा वर्ड आता था और आज दूसरा वर्ड आ रहा है ई क्लासेज, ई कॉन्फ्रेंस, ई सिंपोजियम। इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए तो राजनीतिक जो नेता हैं बड़े, वो ई प्लेटफॉर्म से अपना भाषण दे दे और बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा सकते हैं, टीवी लगाए जा सकते हैं नुक्कड़ों पे,
जिससे कि उस नेता की बात उन नुक्कड़ सभा के रूप में, वो सभा तो नहीं कह सकते उसको, एक टीवी बड़ा हो डिस्प्ले, वहाँ के लोग इकट्ठे हो जाए, वर्चुअल रैली कर सकते हैं। बिल्कुल, जब दुनिया वर्चुअल जा रही है, आपदा में अवसर तो तलाश से ही जाते हैं। मुझे लगता है उस मोड पे गौर करना चाहिए। ये की गुजारिश है इस मुल्क की, क्योंकि देखिए एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति होती है। हमें एक एक व्यक्ति की जान की फिक्र है। हमें एक साल से सबक लेना चाहिए। हमने बहुत कुछ खोया, अपने व्यापार खोए हैं, अपने लोगों को खोया है। हमने वो कीमती वक्त खो दिया कि जब हिंदुस्तान राज्य एक अनोखी उड़ान की ओर थे, एक अच्छे माहौल में हम लोग चल रहे थे। लेकिन फिर भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा एक साल के इस पूरे टाइम को लेकर के जो संयम लोगों ने बरता। जनता की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक दल अपने हिसाब से जो कर रहे होंगे, लेकिन पब्लिक का जो पेशेंस रहा, पब्लिक का हुनर सामने जो निकल करके आया, और आपदा में जो अवसर निकाल करके वर्चुअल दुनिया हो गई, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं खोया, एक दूसरे का हाथ बटाया, लोग मदद के लिए भी बाहर निकल करके आए, केवल सरकारों के भरोसे नहीं रहे। और मैं सरकारों को भी सैल्यूट करूंगा कि निश्चित रूप से जब पीपी किट नहीं थी हमारे पास में, वेंटिलेटर्स की कमी थी, वैक्सीन को लेकर क्या करेंगे, ऐसे मोड पे आ गए थे कि जंगल में कोई एक्सीडेंट हो जाए और हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, फिर हम हिम्मत से काम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे वक्त को हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और काम भी किया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि देश खड़ा हुआ, लेकिन अब किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और सरकारों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आम जनता की चिंता करनी चाहिए। और अगर हम ऐसे लापरवाही करते रहे और अगर ये कोरोना से अगर कहीं हम पीछे हट गए, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी तबाही को हम लोग झेल नहीं पाएंगे और वो दृश्य जो नहीं देखना चाहते हैं वो लापरवाही की वजह से सामने आ सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहने की ज्यादा आवश्यकता है। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।